नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पीकेडी एरेना के फाउंडर अंशु कुमार जी से। तो अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार अंशु जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पीकेडी एरेना का क्या कंसेप्ट है और ये किस प्रकार से लोगों को सर्व करता है। पीकेडी एरेना एक तरह का मतलब स्टूडेंट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि स्टूडेंट अपने हर नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। या तो वो बुक्स, ओल्ड बुक्स हो, न्यू बुक्स हो, स्टेशनरी हो, या फिर यूनिफॉर्म्स हो, या फिर मेंटरिंग हो, डाउट क्लासेस हो, और भी जैसे कि उन्हें आईटी सेक्टर की तरफ जाना हो, उसके लिए एडुटेक पढ़ाई को कुछ जानना हो, उसके लिए वो जो है वहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर अपना हर एक नीड को फुलफिल कर सकते हैं जो उनकी ज़रूरत के नीड्स हैं। आप स्टूडेंट्स को ओल्ड बुक्स प्रोवाइड कराते हैं, उन बुक्स को रिसाइकिल करके, ये आप कैसे कर पाते हैं? हम लोग जो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ओल्ड बुक्स है उसे हम परचेज करते हैं, मतलब जो भी बेचना चाहते हैं, या तो वो स्टूडेंट्स हो या हम लोग स्क्रैप पिकर से कलेक्शन करते हैं। तो इन लोगों से हम ओल्ड बुक्स को लेने के बाद और उसे फिर हम लोग अपने हब में लाते हैं, जो हमारा वेयर हाउस से वहाँ लाते हैं। फिर उसमें से जो अच्छी किताबें जो डैमेज नहीं होती उन्हें हम एक साइड करते हैं और जो डैमेज होती है उन्हें एक साइड करते हैं। और फिर उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि जो डैमेज बुक्स हैं उन्हें रिपेयरिंग करते हैं, उनका मतलब कि उनको बाइंडिंग वगैरह करा करके जो पेज वगैरह जो डैमेज उन्हें ठीक करके उसे फिर हम लोग मार्केट में फिर अपने वेबसाइट के थ्रू उन्हें उसे बेचते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपने कब और कैसे किया? कब आपको लगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम या गैप एग्जिस्टेंट है जिसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है? जब मैं मतलब पटना में रह के पढ़ाई कर रहा था तब मेरे को समझ में आया कि मतलब कि जब हम जाते थे मार्केट बहुत दूर जाना पड़ता था और मतलब कि एक किताब खरीद के लाओ, फिर उसका यूज नहीं है, फिर पढ़ा रह जाता था, आगे कोई पढ़ने वाला उसे फिर हम किसी जूनियर्स को देते थे ऐसे ही, या फिर उससे हम बेच देते थे किसी मतलब रद्दी वाले को। तो वहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना हम इस बुक्स को मतलब कि बार बार मार्केट में दौड़ाएं। एक ही किताब को मतलब 5 लोग पढ़े, 6 लोग पढ़े, वो पढ़ ले, फिर हम सेल कर दे, फिर पढ़ें। तो इसके लिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया और हमने यहाँ से मतलब कि इसकी शुरुआत की। आप इस प्रॉब्लम को लेकर एक स्टार्टअप कल्चर के माध्यम से आगे बढ़े, तो किस प्रकार से हम जानना चाहेंगे और क्या माइंडसेट था इसके पीछे का? जब खुद इसको फेस किया तो और भी मैं अपने दोस्तों से बात किया, फिर हमें वहाँ पे लगा कि नहीं, ये एक गैप है जो कि स्टूडेंट्स को कोई भर नहीं पा रहा है कि मतलब ओल्ड बुक्स लेने के लिए मार्केट्स में, और कहीं कहीं ऐसे अभी भी बहुत कम जगह ओल्ड बुक्स बिकते हैं, मतलब पार्टिकुलर यहाँ पे ही बिकेगा, मतलब एक मार्केट है फिक्स, वहाँ पे ही बिकता था। तो यहाँ से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया कि फिर हमने इसको मतलब आइडेंटिफाई किया इस प्रॉब्लम को, और फिर इस पर हम लोग एग्जीक्यूट करना शुरू किए। और आज हम लोग मतलब कि इस प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करके मार्केट में आज हम लोग बुक्स डिलीवर करते हैं, ओल्ड बुक्स परचेज एंड सेल भी करते हैं। तो आप ओल्ड बुक्स को परचेज और सेल करते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं था। मतलब ओल्ड बुक्स अगर कोई बच्चा चाहे तो अपनी वॉल्यूम को स्टडी करने के बाद उसे बेच भी सकता है, और उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कोई बच्चा चाहे तो उसे खरीद भी सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा आपका इनिशिएटिव है। अंशु जी, अगर बात करें हम आपकी स्टार्टअप की यूएसपी के बारे में, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके स्टार्टअप को यूनिक, इनोवेटिव या क्रिएटिव रूप दे रही है? सबसे बड़ा है कि अभी तक मतलब कि मार्केट में मतलब ओल्ड बुक्स बेचने का कॉन्सेप्ट, मतलब कोई बच्चा कहीं बेचने के लिए सिर्फ दुकान ही था। हाँ, दुकान जाना पड़ता था उसको बेचने और खरीदने के लिए। लेकिन अब हमने उसको क्या किया कि उसने ऑनलाइन लाया, और हमने ये नहीं कि बच्चे हमारे स्टोर पे आएंगे, वो मतलब अपने घर से बुक्स को बुक करेंगे कि हमें सेल करना, उसका प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर हमारा जो डिलीवरी पार्टनर है वो जाते हैं और वो बुक्स को वहाँ से लेकर के आते हैं। तो ये हमारे आइडियाज़ को यूनिक बनाता है कि हम दूसरों से अलग हैं। बात करें अगर आपके स्टार्टअप के अलग अलग प्रोसेसेस या विंग्स की, तो आपके स्टार्टअप के अलग अलग प्रोसेसेस या विंग्स रहे होंगे या रहते हैं, तो उन अलग अलग विंग्स को आप एक अपने एम्बियंस में सिनर्जी के साथ किस प्रकार से एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं? जैसे अभी हमारे पास, जैसे कि अभी पहले हमारे पास एक ही विंग्स था, हम सिर्फ ओल्ड बुक्स बेचते थे, खरीदते थे। हमने उसके बाद स्टेशनरी को ऐड किया, फिर यूनिफॉर्म्स को ऐड किया, हमने मतलब कि डाउट क्लासेस को ऐड किया, अभी हम लोग मतलब कि कोर्सेस ऐड किए हैं जो आईटी सेक्टर्स के लिए बच्चों को हेल्प करते हैं। तो अलग अलग विंग्स थे और अलग अलग विंग्स को फुलफिल करना डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। तो हमने उसको जैसे कि मतलब कि अलग अलग विंग्स, जैसे बुक्स के लिए हम इन अलग अलग विंग्स में आपने एक नेटवर्किंग सिनर्जी किस प्रकार से स्थापित की? जी, तो यहाँ ऐसा था कि हमने मतलब कि बुक्स के लिए जो स्क्रैप पिकर्स उनसे बात की,
और जो स्टेशनरी है उसके लिए हमें मतलब जो भी जो स्टेशनरी सप्लायर्स उनसे बात की। यूनिफॉर्म्स के लिए हमने छोटे छोटे उद्योग जो टेलर्स थे, छोटे टेलर्स, तो उनसे, ताकि उनको भी एक मुनाफा हो सके और हमें भी एक मुनाफा हो सके, हमने उनको भी अपने नेटवर्क में लिया, ताकि वो हमारे पास शुरू में डिमांड मतलब कम थी, हमने छोटे टेलर्स को रीच किया कि आप मतलब आपके पास 5-6 मशीन है तो आप हमारे लिए 100-50 ड्रेस बना दिया करो। और यहाँ से फिर हमने मतलब कि अपने मार्केट को मतलब कि सबको कनेक्ट करते हुए हमने एग्जीक्यूट करना शुरू किया और अभी मतलब हम लोग ग्रो कर रहे हैं। मतलब अलग अलग विंग्स में एक नेटवर्किंग स्टैब्लिश करना, ये किस प्रकार से आप कर पाए? तो जैसे कि हमारे पास क्या था कि पहले हम अकेले ही खुद ही काम करते थे, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे कि हम लोग खुद ही मतलब बुक्स को डिलीवर करना और मतलब कि परचेज करके लाना, मतलब ये कर रहे थे। लेकिन फिर हमने देखा कि मतलब अकेले इतना बड़ा टास्क पॉसिबल है। जब मार्केट में डिमांड बढ़ा, एनालिसिस खत्म हुआ, तो हमने देखा कि हमें मतलब नीड्स पड़ी, तो हमने अलग अलग मतलब कि लोगों को जोड़ा, जैसे बुक्स सेक्टर्स वाले को जोड़ा जो बुक्स के लिए काम कर रहे थे, उन लोगों से साथ नेटवर्क बनाया कि भाई हमें बुक्स चाहिए। स्क्रैप पिकर्स का ग्रुप बनाया कि आप लोग अपने एरिया में जितना बुक्स खरीदते थे वो हमें ला करके दो। फिर हमने स्टेशनरी वालों से बात की कि आप हमें चीपेस्ट स्टेशनरी प्रोवाइड करो ताकि हम बच्चों को मतलब एक फिजिबल रेट में उन्हें दे सकें। फिर हमने मतलब कि इसके लिए फिर हमने जैसे कि अब हमने आगे यूनिफॉर्म्स के लिए जो छोटे छोटे जो टेलर्स थे उनसे बात किया, ताकि हमारे पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं थे उसलिए। उसके बाद हम जब एडुटेक पे आए तो उसमें हमने टीचर्स को मतलब कि पहले एज ए इंटर्न हायर किया, फिर आगे उन लोगों के साथ नेटवर्क बना करके आज हम लोगों की टीम खड़ी हुई है। आपने अपने नेटवर्क्स में सिनर्जी बिठाने के बाद अपने नेटवर्क्स को एक्सपैंड किया, ये किस प्रकार से किया, ये भी हम जानना चाहेंगे। हमने जैसे कि शुरुआत में हम लोग खुद से ही काम कर रहे थे, तो उसके बाद एक होता है ना कि मतलब कि जब आप अकेले काम करेंगे तो आप हर कुछ को फुलफिल नहीं कर पाओगे, आप सारा चीज़ मतलब नहीं डिलीवर कर पाओगे। तो हमने वहाँ पे मतलब कि अलग अलग फिर हमने डिलीवरी पार्टनर्स को लाया, ताकि मतलब वहाँ से हमारा जो है हम जो जाते थे उसके पे डिलीवरी पार्टनर्स जाके बुक्स को ये करें। उसके बाद हमने एडुटेक के जब हम वहाँ पे एडुटेक के सेक्टर में गए ये, तो वहाँ पे हमने मतलब कि देखा कि हमें कुछ टीचर्स जो परमानेंट बेसिस पे चाहिए, ताकि क्लासेस कभी भी शेड्यूल हो सकती हैं, मतलब स्टूडेंट्स कभी भी डिमांड्स कर सकते हैं, मेंटरिंग उन्हें कभी भी चाहिए, तो हमने फिर कुछ लोगों को परमानेंट बेसिस पे रखा। तो यहाँ से धीरे धीरे हमने अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना शुरू किया और मतलब अभी भी एक्सपेंड करते ही जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें आपके इस पूरे स्टार्टअप के प्रोसेसेस में, क्या आपने जो ओल्ड बुक स्टोर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया था या उनसे भी सहायता मांगी थी? शुरुआत में तो हम लोग मतलब कि जो हमारी बुक्स थी उससे स्टार्ट किया था, फिर हमने ओल्ड बुक स्टोर्स जो कुछ मार्केट्स थे हमने वहाँ पे रीच किया, जैसे कोलकाता में है, दिल्ली में है, तो हमने वहाँ से देखा। फिर हमें लगा कि नहीं, पहले हम स्टूडेंट्स क्योंकि जो डिमांडिंग बुक्स होती है वो मार्केट में घूमते रहती हैं, तो हमने स्टूडेंट्स का बुक्स खरीदना शुरू किया, क्योंकि वही ऑलरेडी बिकेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई तैयारी करा किसी चीज़ का तो उसने पढ़े तो फिर वो चाहे उसको जरूर सेल कर दे घर में, और उससे आए कोई पढ़ने वाला नहीं है तो फिर अगला जरूर परचेजिंग करने के लिए उसको आएगा, क्योंकि उसको उसका तैयारी करना है, फिर उसका कंपटीशन का तैयारी करना है। तो हमने वहाँ से इस कॉन्सेप्ट को लाया और हमने पहले स्टूडेंट्स को बुक्स को ही मार्केट में घुमाना शुरू किया। क्या क्या चैलेंजेस या ट्रस्ट इश्यूज आपने फेस करे इस पूरी सिनर्जी को अपने सारे विंग्स में एस्टैब्लिश करने के दौरान? शुरुआत में तो जब हमने बुक्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था तो हम खुद से जाते थे मतलब डिलीवरी करने के लिए, मतलब अपने मतलब लोकल एरिया में जहाँ पे, और हम लोग मतलब एक 25 किलोमीटर का रेडियस फिक्स किए थे कि यहाँ तक के ऑर्डर हम लोग अभी लेंगे। स्टार्टिंग में जो भी कॉलेजेस थे उन सबसे बात करके तो खुद जाते थे, तो लोग को लगता था कि यार ये कंपनी खोल ली और खुद ही आ जा रहा है किताब देने, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि फ्रॉड टाइप का है कि आज पैसा दे। तो शुरू में कहते हम लोग पैसा नहीं दे पाए तुरंत, हम बोलते भाई पहले बुक देखेंगे, लेके जाएंगे, उसको जांचेंगे तब पैसा देंगे। तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि फिर हमने इस गैप को क्लियर किया, यहाँ पे डिलीवरी पार्टनर को लाया। हमने अलग अलग डिलीवरी पार्टनर्स को इंक्लूड किया कि मतलब जो कि आप बुक्स को पिकअप कीजिए, उसे डिलीवर कीजिए। तो यहाँ से क्या होता था कि उन लोगों को ट्रस्ट पाना कि नहीं मतलब कि जो कंपनी वाले हैं उनके पास मतलब डिलीवरी पार्टनर्स है और वो पैसे दे सकते हैं, तो फिर उन्होंने एक ट्रस्ट बना, तो फिर हम वहाँ से स्टार्ट किए। फिर हमें फेस हुआ पैसे का पेमेंट का। जैसे कोई बुक्स परचेज वो जैसे डिलीवरी पार्टनर गया तो कहता था कि पहले पैसा दीजिए तब किताब देंगे। तो हमने सोचा कि मतलब बिना बुक्स को आइडेंटिफाई किए, फिर हमने वहाँ पे वीडियोज़ का कॉन्सेप्ट लाया कि आप वीडियो बना के बुक्स का भेजिए। तो वहाँ से हम लोग पहले पेमेंट कर देते थे, तब जाके डिलीवरी पार्टनर्स जैसे पिकअप किया तो ऑटो पेमेंट वहाँ पे हो जाता था। तो इन सबको फेस किया। एडुटेक में जब हम आए तो वहाँ पे हमने फेस किया कि जो स्टूडेंट्स थे शुरुआत में उनके पास कि उन्हें पता नहीं होता था कि IT सेक्टर्स के बारे में क्यों पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो वो हम जब जाते तो हमारा मजाक बनता था कि आ गए हैं कॉलेज में ऐसे ही मतलब कि अपना प्रचार करने के लिए बैनर लगा दिए एक और मतलब बोलना शुरू कर दिए, फोटो खिंचा लिए चले गए। तो हमने फिर उस कॉन्सेप्ट को चेंज किया, खास करके बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया। किस प्रकार से चेंज किया? तो वही मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमने क्या किया कि हम जब जाते थे तो वहाँ पे बच्चों को पहले आइडेंटिफाई करते थे, उसमें से हमें 5 बच्चे भी मिल जाएं जो कि इस फील्ड में इंटरेस्ट दिखाते हो, ताकि उन 5 से हम 50 को मतलब की कर सकते हैं। तो फिर हमने उन 5 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना शुरू किया और उन्हें बोला कि आप इस कॉन्सेप्ट को आगे डिलीवर करो हमारे साथ जुड़ करके।
तो वो हमारे साथ जुड़ते गए हैं। फिर हमारे ऐसे एक इंटर्न का टीम तैयार हुआ पहले शुरुआत में एडुटेक के सेक्टर में, और लोगों को फिर रुचि आने लगा। हमने फिर क्या किया कि उनके स्कूल में 2 दिन का वर्कशॉप करवाने लगा। पहले 1 दिन का वर्कशॉप होता था, हमने फिर उसको 2 दिन में चेंज किया। हमने उसको 2 दिन में इसलिए चेंज किया ताकि एक दिन हम पूरा उनको बताते थे कि क्या होता है, दूसरे दिन उनको अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखाते थे कि देखिए ये ऐसे बनता है, रोबोट्स ऐसे बनते हैं, ये वेबसाइट ऐसे बनती है, आप भी ऐसा कर सकते हो, आपके अंदर भी वो जुनून है, मतलब ताकि उनका इंटरेस्ट जगे। फिर हमने उनके माइंडसेट को चेंज किया, और मतलब कि अभी हमारे अंडर में मतलब कि अप्रॉक्स 4000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। एडटेक के माध्यम से आपने छोटे बच्चों को जो कि क्लास 6 से हायर स्टडीज तक हैं, उनका झुकाव आपने आईटी सेक्टर की तरफ किया। तो ये आप किस प्रकार से कर पाए, और क्या आपके कुछ मुख्य टारगेट मतलब टारगेट ऑडियंस भी रहते थे उस ग्रुप के लिए कि हाँ मेरा कवर इन स्पेसिफिक स्कूल्स पर रहेगा या इन स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे रहेगा? नहीं, शुरुआत में हमने जैसे कि देखा कि अच्छा ठीक है हमें अर्निंग करनी है, तो मैंने पहले अर्निंग के कॉन्सेप्ट से देखा। तो हम लोग पहले प्राइवेट स्कूल की तरफ रीच किए कि प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ से बच्चों को मतलब कि उठाते हैं, मतलब उनको ट्रेन करते हैं, मतलब उनको वर्कशॉप देते हैं। लेकिन हमने देखा कि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को तो एक मतलब जो बेसिक एजुकेशन तो कंप्यूटर का मिल ही जाता है, मिल जाता है, हाँ उनके करिकुलम में इंक्लूडेड है, लेकिन जो अपर एजुकेशन है वो नहीं मिल पाता है। तो हमने वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चेंज किया। हम लोग फिर शिफ्ट किए गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ। फिर वहाँ पे हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में जाकर के मतलब कि बच्चों को जागरूक किया कि कंप्यूटर क्या होती है, कंप्यूटर तुम्हारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है, आप उससे क्या क्या यूज कर सकते हो, फ्यूचर्स में इसका स्कोप क्या है। और हमने मेनली अभी जो गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है कौशल विकास योजना, तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग उनके सेंटर्स होते हैं जहाँ पे कि बच्चे मतलब कि पढ़ रहे होते हैं, जाके सीखते हैं कंप्यूटर। तो हमने उनके सेंटर्स के जो मालिक हैं उनसे मतलब संपर्क के जो भी उसके संचालक थे उनसे हमने बात की, बोला कि सर आप इतना तो सिखा दे रहे हो जो उनके नीड है, हम उनको एक एक्स्ट्रा चीज़ देना चाहते हैं जो कि उनके लिए बेनिफिशियल है। हमने वहाँ पे बोला कि ठीक है आपको एक सॉफ्टवेयर या फिर कोडिंग्स जो भी आपको सीखना है, एक आप कोर्स चूज कीजिए, आप हमारे साथ 1-2 मंथ का कोर्स कंटिन्यू कीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप आगे कंटिन्यू करना, नहीं तो आप फिर मतलब बैक स्टेप ले लेना। ऐसे ऐसे करके हमने मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल से बच्चों के मन में ये मतलब उत्पन्न किया कि नहीं सिर्फ मतलब गवर्नमेंट जॉब ही एक मतलब कि नहीं है जहाँ पे कि हम लोग मतलब कि अपना सब कुछ दें। आने वाले फ्यूचर में आईटी का डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आज हम लोग देख रहे हैं हर कुछ, आज फ़ोन से लैपटॉप से हर कुछ उसी से हो रहा है। हम लोग घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो यहाँ से मतलब हमारा ये इसको हमने मतलब इन्हांस किया। अलग अलग इंडस्ट्रीज जो कि आपके स्टार्टअप के सेटअप का एक पार्ट है, तो उन अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ आपने सिनर्जी या नेटवर्किंग किस प्रकार से स्थापित करी? जैसे कि मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहले हमारे जो बुक्स की इंडस्ट्री थी, मतलब जो बुक्स का जो पार्ट था, तो वहाँ पे हमने बेसिकली सबसे पहले तो हमने ओल्ड बुक्स का कॉन्सेप्ट लाया। फिर न्यू बुक्स में पब्लिकेशंस से कांटेक्ट किया कि हमें बुक्स चाहिए लार्ज क्वांटिटी में, जैसे स्कूल्स में डिमांड बढ़ने लगी, चाहे ऑनलाइन ऑर्डर ज़्यादा आने लगे, तो हमने धीरे धीरे उन लोगों से नेटवर्क किया। फिर स्टेशनरी वालों से ऐसे किया। फिर हमने मतलब फिर हमारे पास ज़्यादा बल्क ऑर्डर आया तो फिर हमने बड़े बड़े जो मतलब जो कपड़े के व्यापारी होते थे उनको हमने अपना ऑर्डर देना शिफ्ट किया यूनिफॉर्म्स का, तो हमने नेटवर्क बनाया। लेकिन हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब हम एडुटेक का नेटवर्क बना रहे थे वहाँ पे आ रहा था, हमें अच्छे टीचर तो मिल रहे थे, लेकिन क्या होता है कि एक होता है ना कि जो शार्क्स होती है, बड़े बड़े शार्क्स छोटी मछलियों को खा जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे साथ आया और हमारे भी अच्छे अच्छे टीचर्स हमारे साथ से जाने लगे। फिर हमने वहाँ पे कुछ टीचर्स को मतलब जो हमारे सपोर्टिव टीचर्स थे उनको मैंने मतलब कि बोला कि आप हमारे साथ जुड़े हो, हमारा इनिशियल फेज है, हम लोग भी ग्रो करेंगे। तो इस टाइप से उन्हें मतलब कि उनके साथ नेटवर्क बना, और आज हमारे साथ करीब से करीब 8 से 9 NITs को जो बच्चे हैं और IITs के बच्चे वो हमारे साथ मिल करके एज इंटर्न पढ़ा रहे हैं और मतलब लोगों को सिखा रहे हैं। एडटेक स्टार्टअप के क्या क्या विंग्स हैं जो बच्चों को और अन्य लोगों को अलग अलग माध्यमों से सर्व कर रहे हैं? बेसिकली मैं बताना चाहूँगा जो एडटेक हमारा जो है बिल्ली जो जिस पे हम लोग मेनली फोकस करते हैं IT सेक्टर को अभी शुरुआत में, क्योंकि अभी जिसका डिमांड्स बहुत ज़्यादा है आने वाले फ्यूचर में, और अभी हर कुछ IT पे डिपेंड करता है। मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं बिहार इनोवेशन चैलेंज में पार्टिसिपेट करने गया था, तो वहाँ पे एक क्लास 6 का बच्चा आया था मुंबई से, उसका नाम था मानिक, और मैं उससे मिला तो वो उसने उस एज में मतलब कैसे माइनिंग्स मतलब जैसे कि जो बच्चे माइनिंग्स में कैसे वर्कर्स काम करते हैं तो उसके जगह पे कैसे रोबोट काम कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को लड़का लेकर के आया था। तो वहाँ से मेरा एक होता है ना कि मतलब कि मेरे भी जाएगा कि क्यों बिहार के बच्चे भी या फिर जो पिछड़े इलाके जो राज्य है उसके बच्चे ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ डेवलप्ड जो स्टेट्स है उसके बच्चे क्यों आगे जाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना वो कम ही फीस पे बस पहले उनके अंदर एक ललक जगाया जाए। तो हमने यहाँ से अपने विंग्स को फैलाया और हमने सबसे पहले उनके अंदर मतलब जगह जगह पे वर्कशॉप्स लगा करके उनको पहले प्रेरित किया कि नहीं ये भी आपके लाइफ का पार्ट है, आप एक्स्ट्रा करिकुलर में इसे ऐड कर सकते हो।
तो यहाँ से मेरा मतलब कि कॉन्सेप्ट मतलब कि हम लोग इसको क्लियर करते गए और आगे जैसे कि हमने टीचर्स हायरिंग शुरू की, फिर हमें स्टाफ्स का खर्चा आने लगा, फिर जो वीडियो एडिटर्स हैं उनका नीड पड़ा, तो धीरे धीरे करके हमने नेटवर्क को, अपने विंग्स को और बढ़ाया। और अभी हमारे पास मेनली अगर बात किया जाए आईटी सेक्टर में तो 20+ एम्प्लॉय मतलब जो हमारे काम कर रहे हैं एडटेक सेक्टर में सिर्फ। एडटेक सेक्टर के माध्यम से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपने अपनी सिनर्जी और नेटवर्किंग को स्टैब्लिश करने के लिए वर्कशॉप्स, एक्टिविटीज कंडक्ट कराना शुरू करा। तो हम जानना चाहेंगे कि इससे बच्चों को क्या क्या फायदे हो पा रहे थे? शुरुआत में जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे इसे मजाक में ले रहे थे। हम रोबोट्स लेके जाते थे बना करके कि देखो ये कार है, ये रोबोट से ऐसे बनाओगे, फिर ये ऐसे कोडिंग्स करोगे, ऐसे गेम बनाओगे। तो बच्चे को लगता था कि अरे यार बड़े भैया लोग हैं, मतलब इन लोग कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने मतलब कि उनको सिखाया कि देखो मतलब ये क्या होता है ना कि एज मैटर नहीं करता है। फिर मैं अभी भी जहाँ भी जाता हूँ मैं मानित एग्जाम्पल अवश्य जरूर देता हूँ, क्योंकि वो मेरे एक टाइप का, एक लाइफ का एक रोल मॉडल टाइप का बन गया था वो बंदा। मैंने बोला कि देखो वो जो मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं इसमें एज को मैटर नहीं रखता, वो कोई अगर आप अभी से सोचोगे तो आगे और अच्छा कर पाओगे। तो मैंने उनके अंदर मोटिवेशन सबसे पहले डाला, क्योंकि बहुत कम मोटिवेशन होता है। मैंने खुद इस चीज़ को देखा है कि जब हम कुछ ही नया चीज़ को, फैमिली सबसे पहले सपोर्ट नहीं करती है कि मतलब कि अरे तुम गवर्नमेंट जॉब में जाओ, ये सब क्यों सीखना है, ये सब एक्स्ट्रा खेलो उससे बढ़िया ये। तो हमने बोला कि तुम जो खेलते हो ना ये भी एक स्पोर्ट्स है। आने वाले टाइम में देखना सब कुछ बंद हो जाएगा, तुम लोग दिन भर फ़ोन पे लगे रहोगे, तो तुम लोग क्यों ना फ़ोन को अपना जीवन साथी बना लो और उसमें कुछ पढ़ के सीखो। कॉलेजेस के साथ अगर हम बात करें आपके अलग अलग इंडस्ट्रीज की, जो कि आपकी स्टार्टअप सेटअप का एक पार्ट है, तो उसमें अगर हम एक पार्ट देखें कॉलेजेस के साथ जो आपका सिनर्जी या नेटवर्किंग स्टैब्लिश्ड है, तो वो किस प्रकार से स्टैब्लिश्ड है? वो किसी अन्य शॉप्स को ना ऑर्डर्स देकर या किसी अन्य शॉप्स को ना कंटैक्ट करके आपको यूनिफॉर्म्स के लिए क्यों कंटैक्ट करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम जैसे क्या होता है कि कॉलेजेस में डायरेक्ट मतलब कि उनके जो अथॉरिटी उनसे डील नहीं करते हैं। हम बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बताते हैं कि आप हमारे यहाँ से चीज़ परचेज कर सकते हो। उससे क्या होता है कि जो बच्चे को लगता है कि यहाँ पे चिपेस्ट रेट पे मिल रहा है, ऊपर से हमें ला के पहुँचाया जा रहा है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, हमें मतलब कि कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो इस सब चीज़ों को देख करके हमने मतलब कि वहाँ से नेटवर्क बनाया। और बात की अगर एडोटेक सेक्टर की, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पे सबसे पहले उनको इंटर्नशिप देना शुरू किया बच्चों को, क्योंकि मेनली क्या होता है कि जो भी कॉलेजेस के बच्चे उनके इंटर्नशिप की नीड पड़ती है, वो कुछ चाहते हैं स्टाइपेंड अर्न हो जाए। तो हमने उन्हें काम सिखाया, फिर उनसे काम करवाना शुरू किया ताकि उनसे हमारा नेटवर्क बनते गया। तो फिर हमें एक कॉलेज से एक बच्चा है तो उसने किसी और को बताया तो वो आया, फिर वो ऐसे करके करते हमारा नेटवर्क बढ़ता चला गया। और आज मतलब कि हमारा जैसे कि मैक्सिमम कम से कम हम लोग 20 से 30 कॉलेज में अभी इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। कॉलेजेस के साथ आपके यूनिफॉर्म्स और अन्य टेक रिलेटेड सिनर्जी बैठी हुई है बच्चों को लेकर। इसके अलावा आप किस प्रकार से और इनके साथ डील कर पाते हैं? सबसे बड़ी बात ये होती है कि यूनिफॉर्म्स तो उनका मतलब कि वो है तो एक बार बाय करते हैं, उसके बाद उनका मतलब सेशन वो नहीं, मतलब शॉप्स को ना देकर वो आपको क्यों देंगे? हाँ, वो हमें इसलिए देते हैं ना ताकि मतलब कि एक सबसे पहले क्या होती है कि आप शॉप्स से कभी सामान खरीदते हो तो वो जो लिखा रहता है कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या सीन है कि अगर आप हमसे कुछ भी खरीदते हो तो आप मतलब उसको फर्स्ट 3 ऑर्डर्स को आप रिटर्न कर सकते हो, मतलब अगर आपको खराब लगता है तो। अगर हम फिर उसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ सच में ख़राब था या फिर आपने एक मोनोपोली बना करके कि हाँ रिटर्न कर दिया, तो अगर हम जब वेरीफाई करते हैं और देखते हैं कि नहीं मतलब कि सच में ख़राब था, तो हम उसको इन्हांस करके और उससे उस कस्टमर को एक ऑफर देते हैं और एक्स्ट्रा ऐड करके और उसे अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं फिर से। अगर बात करें यूनिफॉर्म्स के अलावा आपकी कॉलेजेस के साथ एड टेक की भी सिनर्जी बैठी हुई है, एड टेक और बुक्स की भी सिनर्जी बैठी हुई है, किस प्रकार से हम ये जानना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो एडटेक का सिनर्जी हमारा बैठा ना, तो जब हमने अपने कॉलेज से स्टार्ट किया सबसे पहले हमने जैसे कि वर्कशॉप्स, हमारे स्कूल में एक क्लब है अशीमो, तो हम वो टेक्निकल क्लब है तो वो वर्कशॉप कराती थी। तो हमने देखा कि अच्छा ये जो वर्कशॉप हो रहे हैं, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वर्कशॉप हो रहे हैं। मैं बता दूं, मैं बताना भूल गया कि मैं जीसी समस्तीपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि देखा कि यहाँ पे इस टाइप से डील हो रहा था, तो हमने उसको मतलब कि इसको आगे बच्चों को बोला कि क्यों ना हम ये वर्कशॉप मतलब एक बड़े लेवल पे कराएं, मतलब बड़े बड़े कॉलेज में कराएं। तो वहाँ से हमने उन पर एडटेक का शुरुआत किया, उनके वर्कशॉप्स दे करके उन्हें इंटर्नशिप्स का मौका दिया कि आप पढ़ने से इसको सीखो, फिर इसको आप हमारे साथ इसके लिए काम करो, फिर आप एज ए ट्यूटर, एज ए वीडियो एडिटर, जो भी आप इंटर्न्स कर रहे हैं, डाटा ऑपरेटर, आप हमारे साथ सीख लो पहले, फिर आप हमारे साथ ही काम करो। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर हम जो यूनिफॉर्म्स की बात करें, बुक्स की बात करें, तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमने देखा कि जैसे कि डिमांडिंग बुक्स क्या चल रही है मार्केट में, तो हमने उसका मतलब एनालिसिस करता था मार्केट का, उस कॉलेजेस के आसपास की मार्केट का, फिर हम
बच्चों को बोलते थे कि ठीक है, वहाँ पे एक हम मतलब अपना बोल देते कि एक बच्चे के बना दिए कि भाई आप यहाँ पे देखो, मतलब ये मतलब यहाँ पे आपका ये है, मतलब वो स्टाफ हमारे जाते थे वहाँ एक प्रमोशन करते थे, हाँ ये बुक्स हमारे यहाँ इससे चीपर रेट में अवेलेबल है और आपको ला के पहुँचाएंगे। मतलब कॉलेजेस आपको इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं? हाँ, सपोर्ट करती थी। जैसे कि हम बता दें कि हमारे जैसे कि जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है तन्मय सर, और हमारे जो प्रिंसिपल है RM तुनायत सर, उन लोगों ने, और हमारे जो संध्या मैम है और HOD सर है सागर सर, उन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। मेंटोरशिप का किस प्रकार का रोल रहा आपके पूरे स्टार्टअप जर्नी के दौरान? तो हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा जो मेंटरशिप था, सबसे पहले तो पेरेंट्स सबसे बड़ा मेंटर होता है किसी के लिए भी, किसी के मम्मी पापा फैमिली सबसे बड़ी मेंटर होती है। अगर वो सपोर्ट करती है तभी आप मतलब कि आगे बढ़ पाओगे। तो हमने जब इस चीज़ को स्टार्ट किया था तो मैंने छुपा के स्टार्ट किया था, मैंने किसी को बताया नहीं था। 1 साल तक हमारा ये कॉन्सेप्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे घर में एक था कि हमारे अंकल लोग सब कोई जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में, तो हमारे पापा का भी शौक था कि हमारा बेटा भी मतलब गवर्नमेंट जॉब में जाए। तो अभी भी शौक है, ऐसा शौक ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अब मैं अच्छे मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि हमने इसको वहाँ पे डिलीवर किया, तो जब 1 साल तक हम इसको छुपा के चला रहे थे, मतलब कहीं भी सोशल मीडिया पे हमारा प्रचार नहीं था, बस हमारा कोई भी नाम नहीं था 1 साल तक, क्योंकि हमने जान के छुपाया। किस प्रकार से चला पा रहे थे? सब कुछ छुपाए हुए, कहीं नाम नहीं डाला, कैसे चला क्योंकि पा रहे थे? हम जहाँ भी जाते थे तो अपने आप को फ्रंट से नहीं शो करते थे, क्योंकि हम लोग सारा हमारा जो हमारा जो कंपनी का पेज था उसी पे हम लोग करते थे। हम अपने पर्सनल अकाउंट से कुछ भी पोस्ट वगैरह नहीं करते थे। ओके। तो इससे उन लोगों को कुछ पता नहीं चलता था, मैं स्टेटस वगैरह कुछ नहीं लगाता था उस रीजन में। तो हमने यहाँ पे, तो उनसे पहले मैंने बताया, फिर हमारा एक बार पेपर में आया तो पापा को बोला कि पापा देखिए पेपर में छपा है, तो पापा बोले कि अब यही करना है। और अंकल हमारे जो है वो बहुत सपोर्टिव थे, मतलब कि मैं साथ उन्हीं के साथ रह के मतलब पढ़ा शुरू से, बचपन से ही, तो वो बहुत सपोर्टिव थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुमको जिस फील्ड में जाना है तुम जाओ, बस अपना 100% वहाँ पे। तो फिर वहाँ से सपोर्ट मिला, फिर हमारे कॉलेज से सपोर्ट मिला, हमारे जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल है, फिर प्रिंसिपल सर हैं, फिर हमारे जो HOD सर हैं, मतलब सागर सर, संध्या मैम है जो, तो इन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, जो विनीत सर है। तो यहाँ से हमारा मतलब योगदान बढ़ता चला गया। और मतलब मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। बात करें अगर योगदान की, तो को-फाउंडर्स का भी काफी योगदान रहा है आपके स्टार्टअप में। को-फाउंडर्स से आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई, और क्यों आपको लगा कि आपके स्टार्टअप में को-फाउंडर्स का होना जरूरी है? को-फाउंडर जो थे, पहले हम लोग दोस्ती थे। मैं बता दूं कि जब मैं MIT मुजफ्फरपुर में क्लासेस हमारी चल रही थी, तो मैं वहाँ पे पढ़ रहा था। तो वहाँ पे हम अपने को-फाउंडर के मतलब रूम में रेंट लेकर के रहते थे। तो हमारी दोस्ती और पुरानी दोस्ती थी, तो हमारी दोस्ती बढ़ती गई। तो हमने देखा कि नहीं, हमारे पास एक ऐसे पर्सन की नीड है जो फाइनेंस संभाल सके, क्योंकि सबसे बड़ा कोई स्टार्टअप का रोल होता है फाइनेंस। और मान लीजिए हमारे पास पैसे आ रहे, उसको कैसे खर्च करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ पे उसको यूटिलाइज करना है। तो ये बहुत, तो जो अनुपम जो हमारे फाउंडर अभी भी जो को-फाउंडर हैं, तो उन्होंने हमें मतलब कि बेसिकली उनका हमें ये अच्छा लगता है कि वो पैसे का बहुत प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। तो मैंने बोला कि भाई मतलब ये अकेले काम कर रहा हूँ, साथ में आओगे क्या? तो उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ भाई साथ में आ जाएंगे। मतलब रूममेट्स में अगर क्वालिटी दिखी तो उसी क्वालिटी को लेकर आपने अपने रूममेट को को-फाउंडर बना डाला। तो वहाँ से हमने उनको को-फाउंडर का मतलब कि बोला कि भाई आप हमारे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलके काम करेंगे तो और ऊपर जाएंगे। क्योंकि मैं अपना माइंड का यूज करके बिजनेस चला रहा हूँ, आप पैसे का यूज करके उसको कैसे खर्च करना उस पर आप ध्यान दो। और भी मतलब कि क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप अकेले हर कुछ नहीं संभाल सकते हो। तो को-फाउंडर्स का एक ये रोल दिखा आपके रूममेट्स से, आपने को-फाउंडर्स लिए, और भी आपको लगा कि को-फाउंडर्स का क्यों होना ज़रूरी है? हाँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब हम लोग, जैसे कि अब आप अकेले कहीं भी काम करते हो तो आपका स्टाफ्स जो भी है, मैं हमारे स्टाफ बहुत अच्छे, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे जो स्टाफ्स होते हैं, मतलब क्या होते हैं कि उनको एक होता है कि हाँ हमें अगला ऑर्डर आएगा तब हम काम करेंगे। तो मैं अकेले जैसे कहीं बाहर चला जाता था किसी मीटअप में या फिर कहीं पे तो वहाँ पे मुझे खलता था कि मैं अब उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। तो उसलिए फिर क्या होता था कि हमारा काम रुक जाता था, प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाता था। फिर हमने बोला कि इसके लिए बहुत नीड है को-फाउंडर की, जो कि इसको पूरा हमारे स्टाफ्स को, जो अगर मैं ना रहूं तो वो संभाल सके और वो ना रहे तो मैं संभाल सकूं। तो हम दोनों ने इसको डिसाइड किया और फिर उसलिए हमें को-फाउंडर की नीड पड़ी, तो हमने को-फाउंडर मतलब एज ए अनुपम को रखा। मतलब आप लोग 2 को-फाउंडर्स हैं, एक आप हैं अंशु जी और एक अनुपम जी हैं। अंशु जी, अगर हम बात करें किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए या किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो आपका स्टार्टअप बूटस्ट्रैप्ड मोड पे है या कहीं से फाइनेंशियल सहयोग मिला? और आपके स्टार्टअप को साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल कौन कौन सा रहता है? बेसिकली बताना चाहूँगा कि जो हमारा स्टार्टअप है वो एक तरह का मतलब बूट स्ट्रैप है, ठीक है। जो हमारी जो पर्सनल सेविंग्स थी, इन्वेस्टर्स आपको नहीं मिले? नहीं, अभी मैंने मतलब इन्वेस्टर्स है हमारे पास, अप्रोच है, लेकिन हम अभी तक मतलब उनसे मतलब कनेक्ट नहीं हुए, क्योंकि अभी हमें अब नीड आ रही है, क्योंकि हमारा बिजनेस बढ़ रहा है तो नीड आ रही है।
तो हमारा क्या है कि जब हम लोगों ने मतलब कि देखा कि जब मैं ये काम, इससे पहले मैं मतलब कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, तो हमारी जो सेविंग्स थी मैंने उसका यूटिलाइज करके इसको स्टार्ट किया था। जो ट्यूशन से जो पैसे आते थे उसको मैंने सेव किया और उससे मैंने इस कॉन्सेप्ट को और स्टार्ट किया। फिलहाल में आप किन किन माध्यमों से रेवेन्यू या इनकम अर्न कर पा रहे हैं आपके स्टार्टअप के माध्यम से? तो अभी तो हम लोग का ओल्ड बुक्स से इनकम से आता है और एडटेक से ज़्यादा इनकम आता है, स्टेशनरी यूनिफॉर्म से भी इनकम होता है। और अभी जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि हमारी कंपनी आने वाले अप्रैल तक, मतलब मार्च क्लोजिंग के बाद अप्रॉक्स 1 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर जाएगी। ओके, हम बात करना चाहेंगे कि आपके स्टार्टअप में जितने भी लोग आपके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनकी संख्या क्या है और उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या रह रहा है? हमारे साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो अगर हम मिला के देखें तो हमारे साथ मतलब 55 लोग अभी जुड़े हुए हैं। उनके साथ रेवेन्यू शेयर किस प्रकार से हो पा रहा है, साथ ही को फाउंडर्स के साथ भी किस प्रकार से रेवेन्यू शेयर हो रहा है? हम बताना चाहते हैं कि देखिए, जैसे कि हम और जो को फाउंडर्स हैं, अभी हमारा क्या होता है, जो अर्निंग होता है मेनली उसको अपने बिजनेस को ग्रो करने में खर्च करते हैं, स्टाफ से सैलरी में खर्च करते हैं। अगर स्टाफ खुश नहीं रहेगा तो फिर आपका क्या होगा कि आपका सारा बिजनेस बैठ और डिलीवरी पार्टनर सैलरीड है या कमीशन बेस्ड? वो सब कमीशन बेस्ड है, जो ऑर्डर आती है उसके बेसिस पे उनका कमीशन होता है और वहाँ से वो अपना अंशु जी, हम जानना चाहेंगे कि कोई भी न्यू स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है किसी मास लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि आपने करा, तो उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे, क्या डूज एंड क्या डोंट्स होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अगर आपके मन में आइडिया आ रहा है तो उसको तुरंत एग्जीक्यूट करना चाहिए। मतलब आप एग्जीक्यूट करो, मार्केट में जाओ, पता करो कि हाँ ये आइडिया आपका चलेगा नहीं चलेगा। आप पहले आइडिएशन फेज में बिजनेस को चलाओ, 1 से 2 मंथ तक पूरा एनालिसिस करो, क्योंकि आजकल क्या होता है कि आइडिया सबके माइंड में आता है, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो पता लगता है कि इसका कोई मार्केट में काम ही नहीं है। तो इस तरीके से जैसे कि, और फिर अपने कंपटीटर्स को पहचानिए मार्केट में कौन है, उनसे अपने आप को कंपेयर कीजिए, अलग बनाइए, ताकि मतलब कि आप उस और भी बेनिफिशियल और ज़्यादा आगे जा सकें और भी इनोवेटिव और क्रिएटिव रूप दे सके अपने स्टार्टअप को। अंशु जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।